दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया। साथियों, साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। आप भी जानते हैं, अब केंद्र सरकार के हर विभाग में खरीदारी के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना की गई है। आज हर विभाग ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक खरीदारी कर रहा है। साथियों, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपीआई से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले का फोन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन मिला करते थे। इसने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार, हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाए हैं। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की
20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। साथियों, भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था, जो दशकों से चला आ रहा था। ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। पहले की सरकारों में जो मदद गरीब लाभार्थियों के लिए भेजी जाती थी, वो बीच में ही लूट ली जाती थी। राशन हो, घर हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, ऐसी अनेक सरकारी स्कीम्स में असली लाभार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। और एक प्रधानमंत्री ने तो कहा था, 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसों की चोरी होती थी। पिछले दिनों मैं सोच रहा था, हमने डीबीटी के द्वारा करीब 27 लाख करोड़ रुपए नीचे लोगों में पहुंचाया है। अगर उस हिसाब से देखता तो 27 लाख करोड़ में से करीब करीब 16 लाख करोड़ कहीं चले गए होते। आज जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। इस व्यवस्था से 8 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हुए हैं। जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विधवा हो जाती थी और विधवा पेंशन चलता था। डीबीटी से देश के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जमकर के भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे। हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस डील्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूं। लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है, तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा। आपके संगठन में ही कई टेक्नोसेवी युवा होंगे जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। साथियों, मुझे बताया गया है कि सीबीआई ने 75 ऐसी प्रथाओं को कंपाइल किया है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। हमें एक समयबद्ध तरीके से इस पर काम करना चाहिए।